प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का किया ऐलान। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा का संकल्प। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला गरमाया। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को बताया मास्टरमाइंड। जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ स्वीकार। 9 परीक्षाएं स्थगित। मुख्यमंत्री का डिजिटल झारखंड विजन के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार और साइबर सुरक्षा पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में नई सेवाओं का किया शुभारंभ। और डुरंट कप टूर्नामेंट के आज भी मिल रहे हैं टिकट। रांची में राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। भारत और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच आज से T20 सीरीज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के स्तर पर ये संदेश अब स्पष्ट हो चुका है। सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार और सभी विभाग अब जल्दी से जल्दी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को जल्दी से जल्दी कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा और इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। संसद के मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। सत्र के चौथे दिन आज भी दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची। शोर शराबे के कारण लोकसभा में स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर भोजन अवकाश तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल ही चलेगा। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जवाबदेह का होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए। जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, इसलिए आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उच्च सदन में भी स्थिति इसी प्रकार रही। यहां भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शोर शराबे के बीच कहा कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी पेपर लीक से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा कर दी है। विपक्ष बिना शर्त चर्चा में भाग ले। संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, जिससे कार्यवाही में बाधा पड़ी।
मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू। इधर झारखंड में भी जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया है। वहीं जेपीएससी ने जहां सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा समेत आगामी 9 प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दे पर झारखंड में इंडी गठबंधन सरकार बुरी तरह घिर गई है। राज्य में एक बार फिर युवाओं ने राज्य सरकार और जेपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नौकरियों को बेचने का आरोप लगाया है। जेपीएससी का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों और युवा नेताओं ने सड़क पर अपना आक्रोश दिखाया। कटअप इतना हाई गया कि हम लोग को पीटी में कोई रिजल्ट नहीं आया, और ये नहीं आने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि अंदर से कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। दरअसल हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब झारखंड सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बिना जेपीएससी सदस्यों के हस्ताक्षर के जारी कर दिया गया। मामला उजागर होने पर अभ्यर्थियों ने आवाज बुलंद की और भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों का उन्हें साथ मिला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को ही इस प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया और कहा कि सरकार पूरे मामले की लिपापोती में जुटी है। जेपीएससी में जो गड़बड़ी है, अगर हम कहें कि उस गड़बड़ी का कोई किंग पिन है तो राज्य के मुख्यमंत्री है। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार ने वहां पर जिस प्रकार से भ्रष्ट लोगों को पदस्थापित कर, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। उधर आसू पार्टी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। पार्टी ने गड़बड़ियों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जिस कंपनी को बिहार सरकार ब्लैकलिस्ट करती है, जिस पर एफआईआर होता है, 6 महीना जो जेल में रहता है, ऐसे ब्लैकलिस्ट कंपनी से भी जेपीएससी काम कराने का काम करती है। मामला तूल पकड़ने के बाद झारखंड सीआईडी हरकत में आई है। जेपीएससी कार्यालय समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और गड़बड़ियों में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। जेपीएससी अध्यक्ष तक को इस्तीफा देना पड़ा और जेपीएससी मेन समेत आगामी 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गलत पाए गए लोग हैं, उनके साथ भी मजबूती के और पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। अभी तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि सिस्टम हाई अलर्ट पर है, हर राज्य में हो रही गतिविधियों पर नजर है। इधर सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाया है। पार्टी नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि दोषियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ये हमारी संवेदनाएं हैं कि अगर जेपीएससी के ऊपर प्रश्न खड़ा हुए हैं तो हम जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा भी लिए, हम परीक्षाएं भी स्थगित की और हम सीआईडी जांच भी करवाए और दोषियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित। एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाएं झारखंड में सवालों के घेरे में रही है और जेपीएससी का ताजा मामला उस कड़ी को आगे बढ़ाता दिख रहा है।
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। पूर्व में भी आयोजित परीक्षाओं की सुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, जांच भी हुए हैं, लेकिन नतीजे सिफर रहे हैं। अब एक बार फिर युवाओं के भविष्य पर इन गड़बड़ियों की वजह से ग्रहण लगता दिख रहा है, जिससे बाहर आने की छटपटाहट अभ्यर्थियों और युवाओं में साफ दिख रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जहां बयानबाजी तेज है, वहीं घेराव की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। कल जहां भाजपा ने रांची में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, वहीं आज कांग्रेस इस राह पर है। पार्टी ने भाजपा कार्यालय के घेराव की घोषणा की है। कांग्रेस के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश भाजपा कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के सपनों की हत्या कर रही है। कांग्रेस आज भाजपा कार्यालय का घेराव कर रही है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए नहीं फर्क पड़ने वाला है क्योंकि ये अहंकार में अंधी कांग्रेस को मां भारती के जयकारे से और रही बात की हमारे हुंकार से, और इन कांग्रेसियों में इतना दम नहीं है कि ये यहाँ तक भी पहुँच जाए और इनके कान के पर्दे आज भाजपा जिंदाबाद, मां भारती जिंदाबाद के नारे से गूंज उठेगा कि कान के पर्दे भी इनके खून से तरबतर हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सड़ी हुई पार्टी है, सड़ी हुई मानसिकता है। यहाँ के जनता ने उनको चुन करके सरकार में भेजा है, लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं। जिस तरह से रातों रात चेयरमैन से इस्तीफा कराया गया, जिस तरह से एक ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी है उसको परीक्षा आयोजन का काम किया गया, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया और सीआईडी को भेजा गया, निश्चित तौर पर दाल में काला है। और जो वहां दस्तावेज थे उसके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। इसलिए सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। और कांग्रेस यहाँ क्या घेराव करेगी? हमारा तो जो मंत्र है भारत माता की जय, उस मंत्र से जो है उनके कान से खून निकलने लगेगा। इसलिए जय श्री राम और भारत माता की जय से ही उनको फूंक के भगा देंगे यहाँ से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिजिटल झारखंड विजन पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने कल रांची में सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डिजिटल सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और सभी विभागों के डेटा को केंद्रीकृत प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री सोरेन कल उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवोदित फिल्मकारों ने झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। सीएम से मुलाकात करने वालों में बीजू टोप्पो, सिराल मुर्मू, रविराज मुर्मू, अनुज कुमार और मान सिंह बास्के शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। श्री सोरेन ने कहा कि ये झारखंड के लिए गौरव की बात है कि राज्य के कलाकार, निर्देशक और फिल्मकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का रिम्स में बेहतर चिकित्सा सेवा पर फोकस है। उन्होंने कल रिम्स में डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट और सेंट्रल लैब समेत 8 नई सेवाओं का शुभारंभ किया। श्री अंसारी ने 15 नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। सामूहिक प्रयास से एन्यूमरेशन प्रपत्र भरने और उनके डिजिटलाइजेशन के काम में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं का प्रपत्र डिजिटलाइज्ड हो चुका है, उनके नाम अब सीधे 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में सुनिश्चित हो गए हैं। श्री कुमार ने राज्य के बचे हुए मतदाताओं से भी जल्द से जल्द प्रपत्र जमा करने का आग्रह किया है। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी विभागों और संस्थानों के लिए एसआईआर के मद्देनजर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है। श्री कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एईआरओ द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को संबंधित विभाग या संस्थान प्राप्त होने की तिथि को ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर अपनी रिपोर्ट वापस भेजेंगे। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। यह दिवस देश में सार्वजनिक प्रसारण की शुरुआत और जागरूकता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का उत्सव है। देश को जोड़ने वाली आवाज, सूचना का सबसे भरोसेमंद माध्यम,
और जन जन तक पहुंचने वाला संचार का सशक्त जरिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को भारत में प्रसारण के गौरवशाली इतिहास और उसके निरंतर विकास का उत्सव है। ये दिन उस यात्रा को याद करने का अवसर है जिसने रेडियो और टेलीविजन को देश की आवाज और जनता का सच्चा साथी बनाया। भारत में प्रसारण का सफर जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के पहले प्रसारण से शुरू हुआ। इसके बाद 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसने देश में संगठित रेडियो प्रसारण की नींव रखी। वर्ष 1936 में भारत राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1956 में इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम मिला। वहीं 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत ने भारत में टेलीविजन प्रसारण के एक नए युग का आगाज किया। आज आकाशवाणी देश भर में फैले 591 प्रसारण केंद्रों के माध्यम से लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99.19% आबादी तक अपनी पहुंच बना चुका है। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रसारण कर देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। वहीं दूरदर्शन भी अपने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार, शिक्षा, संस्कृति, खेल और जनहित से जुड़े कार्यक्रम को देश के कोने-कोने तक पहुंचा रहा है। समय के साथ भारतीय प्रसारण भी लगातार आधुनिक होता गया। एफएम रेडियो की शुरुआत DRM तकनीक, DTH, मोबाइल ऐप, यूट्यूब, एलेक्सा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण ने इसकी पहुंच और प्रभाव दोनों को नई ऊंचाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल दौर में भी रेडियो आज करोड़ों लोगों से सीधे संवाद का प्रभावी और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। प्रसारण क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया, भारत नेट, BIND योजना, प्रसारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और सामुदायिक रेडियो स्टेशंस के विस्तार जैसे कई कदम उठा रही है। आज जब भारत डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब रेडियो और टेलीविजन दोनों ही नई तकनीकों के साथ खुद को लगातार बदल रहे हैं। लेकिन उसका मूल उद्देश्य देश के हर नागरिक तक विश्वसनीय सूचना पहुंचाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की साजिश रचने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कुख्यात अपराधी और जिला बदर मोहम्मद खुर्शीद उर्फ भाकुड़ भी शामिल है। वरीय पुलिस अधीक्षक ललित मीणा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई थाना क्षेत्र के खरकई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से पहले 4 लोग पकड़े गए, जिनकी निशानदेही पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ 5 अन्य लोग हैं जो हैं मोहम्मद फैजल, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद सितारे, आफ्ताब और एक 18 से कम उम्र का व्यक्ति। इनके पास से भी कुछ चीज़ें बरामद हुई। इसके बाद में ये दूसरी जगह शिवघाट स्थित रिसाइकलिंग प्लांट है। एक तीसरी जगह पठनिया मोहल्ला, वहाँ पर टोटल जितने भी लोग हो गए, जो थोड़ा बहुत 1-2 लोग बचे, तो वहाँ से कुछ सामग्री हमें और बरामद हुई। अब जो सामग्री हमें बरामद हुई उसको मैं बताना चाहूँगा कि एक लोहे की पिस्टल, एक एक्स्ट्रा मैगजीन और एक जिंदा गोली, ये हमें खरकई रेलवे पुल से प्राप्त हुई, जो कि पहला हमारा स्पॉट था। फिर दूसरी बरामदगी एक लोहे की देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोली, ये हमें शिवघाट से प्राप्त हुई। और तीसरी जो बरामदगी हुई वो एक जिंदा गोली और फायर किया हुआ खोखा, ये हमें पटनहिया मोहल्ला मैदान से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार कुल इतनी जब्ती और 10 लोग हमारे पास लोग अरेस्ट हुए और सामान बरामद। भारतीय रेल ने एक और उपलब्धि हासिल की है। रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। पिछले 1 दशक में ये काम बेहद तेज गति से हुआ। इसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। रेलवे के अनुसार देश के 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, जबकि शेष नेटवर्क पर भी तेजी से काम जारी है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच 48,072 रूट किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया।
जबकि 2014 से पहले करीब 60 वर्षों में केवल 21,801 रूट किलोमीटर का ही विद्युतीकरण हो पाया था। अब रेलवे की सभी नई लाइन और मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं शुरू से ही विद्युतीकरण के साथ बनाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ UIC की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड 100% रेल विद्युतीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 99.6% के साथ भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद चीन 82%, स्पेन 67%, जापान 64%, फ्रांस 60% और यूनाइटेड किंगडम 39% पर है। इस उपलब्धि के साथ भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यापक रूप से विद्युतीकृत रेल नेटवर्क में शामिल हो गया है। रेल विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण और ऊर्जा दक्षता के रूप में सामने आया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन माल को 1 किलोमीटर ले जाने पर सड़क परिवहन से 101 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जबकि रेल परिवहन से केवल 11.5 ग्राम यानी लगभग 89% कम उत्सर्जन होता है। रेलवे का कहना है कि विद्युतीकरण से डीजल पर निर्भरता कम हुई है, ट्रेनों की गति और ढुलाई क्षमता बढ़ी है और यात्रा समय में भी कमी आई है। रांची में 26 जुलाई से डूरंड कप टूर्नामेंट मैच खेले जाने हैं। उद्घाटन समारोह और उद्घाटन मैच के लिए आज भी निःशुल्क टिकट वितरित किए जा रहे हैं। कल से टिकटों का वितरण शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले दिन 12,000 टिकट बांटे गए। टिकट बचने की स्थिति में इन्हें कल को छोड़कर 25 और 26 जुलाई को भी बांटा जाएगा। टिकट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित किए जा रहे हैं। रांची में राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हुई है, जो 25 जुलाई तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों की चयनित टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर रांची के खेलगांव में आयोजित हो रहा है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान कुल 576 खिलाड़ी अपनी कौशल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। भारत और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच आज से 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है। पहला मैच आज खेला जाएगा। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया की इस फॉर्मेट में वापसी की कोशिश होगी। विस्फोटक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी उम्दा खेल दिखाना होगा। अन्य भारतीय खिलाड़ियों से भी प्रशंसकों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का आज से आगाज हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा सहित 13 स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी दम दिखाएंगे। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का काउंटडाउन अब खत्म हो चुका है। आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होने जा रहा है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी ग्लासगो के मशहूर ओवो हाइड्रो में होगी। यह एक ऐसा वेन्यू है जो आमतौर पर दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिक स्टार्स के कंसर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार यही 11 दिनों तक चलने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार शुरुआत का गवाह बनेगा। फुटबॉल विश्व कप की गहमा गहमी खत्म होते ही भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 पर टिक गई हैं, जिनकी शुरुआत स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से होने जा रही है। भारत राष्ट्रमंडल खेल में 19वीं बार हिस्सा लेने जा रहा है, जिसमें उसके 126 एथलीट्स मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत पुरुषों और महिलाओं के लॉन बॉल इवेंट से करेगा। And our preparation is very good, and I hope that this time we'll get even more medals from the previous Commonwealth Games. And as we have support of our sports minister and our Prime Minister Modi ji, so we think that our training and our preparations are very good, and we are surely going to get many medals for India. देश की सरकार PCI से हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और वो तो खिलाड़ियों के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। किसी चीज की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आने देते, और हम अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीतेंगे। स्कॉटलैंड 12 वर्षों के भीतर कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 संस्करण आयोजित करने वाला दूसरा देश बनेगा।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में मेलबर्न और 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेलों की मेजबानी की थी। हालांकि ग्लासगो इतिहास का पहला शहर होगा जो इतनी कम अवधि में दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले शहर ने 2014 में भी इस इवेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। भारतीय दल में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और तेज तर्रार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। अब नजरें भारत के खिलाड़ियों पर होंगी जो ग्लासगो में देश का तिरंगा ऊंचा लहराने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। लक्ष्य सिर्फ मेडल जीतना नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार विरासत को आगे बढ़ाना और एशियन गेम्स के साथ साथ लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स की तैयारियों को मजबूत करना भी होगा। अगले 11 दिन जज्बे, संघर्ष और गर्व के कई यादगार पल लेकर सामने आने वाले हैं जिन पर पूरे देश की नजर होगी। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। और अब बात मौसम की। राज्य के कई जिलों में 26 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी कई इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में सर्वाधिक 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बोकारो और गुमला में भी अच्छी बारिश हुई। बारिश की बड़ी रफ्तार से राज्य में वर्षा के आंकड़ों में भी लगातार सुधार हो रहा है और कमी अब घटकर 28% रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का किया ऐलान। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा का संकल्प। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला गरमाया। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को बताया मास्टरमाइंड। जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ स्वीकार। 9 परीक्षाएं स्थगित। मुख्यमंत्री का डिजिटल झारखंड विजन के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार और साइबर सुरक्षा पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में नई सेवाओं का किया शुभारंभ। और डूरंड कप टूर्नामेंट के आज भी मिल रहे टिकट। रांची में राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। भारत और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच आज से T20 सीरीज।